हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और उससे रिलेटेड एमसीक्यू हमने कंडक्ट किया था, और प्रैक्टिस सेट 2 में हमने देखा था प्लानिंग इन इंडिया से रिलेटेड जो भी टर्म्स हमारे सिलेबस में दिया गया है उससे रिलेटेड एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू। और आज के इस सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट 3 में हम लोग खास करके देखेंगे फिस्कल सिस्टम। देखिए, जैसा सिलेबस में हमारा दिया हुआ है ठीक उसी तरीके से ये प्रैक्टिस सेट को भी मैं कंडक्ट कर रहा हूं। तो फिस्कल सिस्टम में बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं, जैसे फिस्कल ड्रैग, फिस्कल क्लिफ, क्राउडिंग आउट, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, ये सब कुछ के बारे में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फिस्कल सिस्टम का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर यूनियन बजट प्रस्तुत किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, तो कौन सा ऐसा डेटा सेट होगा जो एक्चुअल यानी फाइनलाइज्ड फिगर का प्रतिनिधित्व करेगा। इसको सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूं। किसी भी वर्ष का, सपोज करिए कि यहां 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया जा रहा, तो उस बजट में कौन से साल का ऐसा डेटा होगा जो एक्चुअल यानी कि वास्तविक डेटा का रिप्रेजेंटेटिव करेगा। तो क्या वो 23-24 का होगा, 22-23 का होगा, 21-22 का होगा, या फिर 20-21 का होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, जब बजट प्रस्तुत किया जाता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, उसमें 3 साल का डेटा होता। सबसे पहले जिस साल का प्रस्तुत किया जा रहा है वह तो डेटा रहेगा ही, जिसको हम लोग अपकमिंग बोलते हैं। फिर दूसरा, जिस फाइनेंशियल ईयर में प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो प्रोविजनल होता है। अब तीसरा होता है एक ऐसा साल का डेटा जो कंप्लीट रहता है, जिसको हम लोग एक्चुअल बोलते हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग इस साल के बजट के डेटा को उठाते हैं। इस साल का बजट प्रस्तुत किया गया है 2026-27 के लिए, उसमें कौन कौन से डेटा सेट का इस्तेमाल किया गया। देखिए, यूनियन बजट प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी 2026 को, 26-27 का। तो ये आप टाइम देखिए, ये 1 फरवरी 2026, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो 25-26, क्योंकि 25-26 का चौथा क्वार्टर तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। जैसा कि हमें पता है फाइनेंशियल ईयर का जो ये टर्म है वह अप्रैल से मार्च तक चलता है, लेकिन ये फरवरी 2026 में ही प्रस्तुत किया जा रहा, तो फाइनेंशियल ईयर इसका खत्म नहीं होगा, तो उसी के रिलेटेड वो डेटा रहता है। 3 तरीके का डेटा रहता है, बजट एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट और एक्चुअल डेटा। देखिए, बजट एस्टीमेट होता है हमेशा अपकमिंग ईयर के लिए, यानी कि 26-27 का डेटा बजट एस्टीमेट में रहता है, और ये एस्टीमेटेड होता है, मतलब आकलन किया रहता है कि सरकार कितना खर्च करेगी, कितना उसका इनकम होगा, टैक्स के माध्यम से उसका कितना इनकम हो रहा है, और किस किस प्रोजेक्ट में वो खर्च कर रही है, कौन से स्कीम लॉन्च कर रही है, तो वो एस्टीमेटेड होता है। रिवाइज्ड एस्टीमेट वो करंट ईयर का होता है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 25-26, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट। अभी चौथा क्वार्टर का डेटा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए ये इनकम्प्लीट होता है। इस फाइनेंशियल ईयर का डेटा इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए इसको हम लोग रिवाइज्ड एस्टीमेट भी बोलते हैं और प्रोविजनल एस्टीमेट भी बोलते हैं। अब 1 साल का ऐसा डेटा रहता है जो कंप्लीटेड रहता है, इसी से सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल डेटा, वो हमेशा करंट ईयर के 1 साल पहले वाला रहेगा। तो अभी 25-26 करंट ईयर है, तो उसके प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 24-25, ये कंप्लीट रहता है। अब यहीं से क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट कितना हुआ, तो 2024-25 के संदर्भ में हमेशा पूछेगा, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है। अब कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इस फाइनेंशियल ईयर का डेटा क्लोज कर दिया गया, अब उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 25-26 से ये पूछता है तब तो वो इनकम्प्लीट है, अभी 1 क्वार्टर का डेटा भी ऐड होना बाकी है। जब वो मार्च में इसका क्लोजिंग हो जाएगा तब जाके टोटल एक्सपोर्ट या फिर टोटल इंपोर्ट वो जोड़ा जाएगा, और इसके 2-3 महीने बाद इसका फाइनल रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगले साल इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग देख सकते हैं इसका डेटा हमारे सामने आएगा। लेकिन अपकमिंग ईयर जो रहता है तो ये हमेशा सब्जेक्ट टू चेंज होता है, इसमें चेंज किया जाता है। एस्टीमेट है बेसिकली कि हाँ, अगर स्थिति ठीक रही तो हम लोग इतना करेंगे, ये हमारा प्रोजेक्शन है, लेकिन अगर किसी और तरीके का कुछ चेंजेस होता है तो उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को बजट पढ़ने में काफी आसानी होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिस्कल सिस्टम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। रिसीट कहने का मतलब वो इनकम हो गया, और एक्सपेंडिचर कहने का मतलब होता है खर्च। तो सरकार खर्च करती है तो उनके पास पैसे भी प्राप्त होते हैं। अब वो रिसीट जो होती है वो 2 तरीके का होता है, एक रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। यहाँ रेवेन्यू रिसीट के संदर्भ में सवाल है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रेवेन्यू रिसीट है जो नॉन टैक्स नेचर का है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पीएसयू, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से लाभांश और लाभ। ये रेवेन्यू रिसीट भी दो तरीके का होता है, एक टैक्स के सोर्सेस से इन्हें प्राप्त होता है और दूसरा नॉन टैक्स से। टैक्स से जैसे डायरेक्ट टैक्स से जो पैसे आ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसे आ रहे हैं, वो सरकार की ही प्राप्तियां होती है, उनको हम लोग टैक्स रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। नॉन टैक्स के माध्यम से जैसे डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू हो गया, लोन से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर सपोज करिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को लोन दे रखा है या किसी दूसरे कंट्री को लोन दे रखा है, तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है, वो उनके रेवेन्यू रिसीट खाते में जाता है। और फी, ये सब क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। ये फी टैक्स के माध्यम से नहीं आ रहा, इंटरेस्ट वो टैक्स के माध्यम से नहीं आ रहा, डिविडेंड वो टैक्स के माध्यम से नहीं आ रहा, तो ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट होता है। बोरोइंग्स क्या है, मतलब उधार लेना, सरकार उधार ले रही है तब भी उसके पास पैसा आ रहा है, लेकिन वो रेवेन्यू रिसीट नहीं होगा, वो कैपिटल रिसीट होगा, क्योंकि ये सरकार की लाइबिलिटी को क्रिएट कर रहा है। देखिए रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों सरकार को ही प्राप्त होती है, लेकिन एक में अगर प्राप्त हो रही है तो उसके बदले में उनको कुछ नहीं दे रहा। जैसे रेवेन्यू रिसीट, अगर सरकार को टैक्स मिल रही है, नॉन टैक्स रेवेन्यू प्राप्त हो रही है, तो उसके अवज में सरकार को कोई भी लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रही है। वही अगर गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है, उधार ले रही है, तो उसके अवज में सरकार के ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसीलिए उसको हम लोग कैपिटल रिसीट बोलते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 फिस्कल सिस्टम का। व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की परिभाषा पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, यह उपभोग प्रकृति का होता है और उत्पादक संपत्तियों का निर्माण इसमें नहीं करता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हो गया सरकार का खर्च, जैसे हमने रिसीट के बारे में पढ़ा कि वो दो तरीके का होता है, उसी तरीके से सरकार का खर्च भी दो तरीके का होता है, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्च होता है जो कंपलसरी है, उसको करना ही करना, और वो कंजम्पटिव नेचर का होता है, यानी कि उपभोग प्रकृति का होता है। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट करना, तो वो रेगुलरली सरकार इंटरेस्ट पेमेंट करती है, लेकिन उसके बदले में कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होती है। खर्च तो कर रही है सरकार, लेकिन एसेट क्रिएट नहीं हो रही है। सैलरी दे रही है, तो वो हमेशा सरकार को सैलरी देना है, ये एक कंजम्पशन और रेगुलर पैटर्न का है, कंपल्सिव है, तो उसके एवज में कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रही है। अगर सब्सिडी दे रही है सरकार, तो वो उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसके एवज में कोई भी एसेट नहीं क्रिएट हो रही है। लेकिन वही अगर हम लोग बोलें कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में, तो वैसे खर्च जो सरकार कर रही है और उसके बदले में उनका एसेट भी क्रिएट हो रहा है और लाइबिलिटी भी कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में हमने सुना है, ये राजस्व घाटा होता है, उसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है इन चारों ऑप्शन में से जिसको हम लोग घटाते हैं तब हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं गोका। ये पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए जो अनुदान दिए जाते हैं उसको हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट से सब्सट्रैक्ट करते हैं, तब जाके हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट प्राप्त होता है। अब ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है क्या, तो इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर में। ये उस ग्रांट्स को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देती है, अनुदान देती है, उसको ये माइनस करती है रेवेन्यू डेफिसिट से। तो रेवेन्यू डेफिसिट आपको पता है क्या होता है, आरडी मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम होता है। जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर और इनकम हुआ, दोनों के डिफरेंस को हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। और इसमें से भी जब हम लोग ग्रांट्स को माइनस कर देते हैं, यानी कि इस खर्च में से, तो वो हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मिलता है। ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये खर्च है, एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये स्टेट को क्या है, एक तरीके का ग्रांट के फॉर्म में मिलता है, मतलब कि उनके लिए ये रेवेन्यू रिसीट हो गया। अब इसको वो खर्च करेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी कुछ योजनाएं होती है, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिस्कल डेफिसिट। तो ये फिस्कल डेफिसिट भी एक तरीके का घाटे का प्रकार ही है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, हम लोग देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मतलब कि यह उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता है। दूसरा स्टेटमेंट है राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डेफिसिट क्राउडिंग आउट प्रभाव पैदा कर सकता है। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। देखिए फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये क्या दर्शाता है कि सरकार अपनी क्षमता से अधिक कितना खर्च कर रही है,
और यह बोरोइंग को माइनस करके चलती है। जैसे हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले 3 प्रकार के घाटा होते हैं, एक रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट और तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमने देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। अब दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट बराबर होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, और उसमें से हम लोग इस बोरोइंग को एक्सक्लूड करके चलते हैं। तो ये बेसिकली वही दर्शाता है कि सरकार अपनी क्षमता से कितना अधिक खर्च कर रही है। इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और स्टेटमेंट 2 सही क्यों है? क्योंकि देखिए, सरकार ही अगर सब कुछ उधार ले रही है तो वह निजी क्षेत्र के लिए कम कर देती है। मतलब कि निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बहुत ही कम रिसोर्सेज बचते हैं, चाहे वह पैसे के टर्म में हो या फिर रिसोर्सेज के टर्म में हो। तो उससे क्या होता है? क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें सरकार के ज्यादा खर्च होने के कारण, ज्यादा उधार कर लेने के कारण प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ बचता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्राइमरी डेफिसिट 0 किन परिस्थिति में होती है इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जब फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर होता है। तो अभी हमने 3 तरीके के डेफिसिट देखा था, यानी कि घाटा। सबसे पहला था आरडी यानी रेवेन्यू डेफिसिट, फिर दूसरा हमने देखा था फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ प्राइमरी डेफिसिट के बारे में सवाल है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट से जब हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं तब हमें प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है, अगर फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर है तो ये घाटा तो हमें पता चल गया। अब इंटरेस्ट पेमेंट मतलब क्या हो गया कि सरकार को कितना ब्याज देना है पिछले लिए गए ऋण पे। तो अगर उस पर कोई भी ऋण नहीं लेना है या फिर इसके बराबर है तो प्राइमरी डेफिसिट तो 0 ही होगा। यानी कि करंट ईयर में जो ये स्पेंडिंग होगी वह इंटरेस्ट पेमेंट के लिए नहीं होगी, बल्कि वो पूरी रेवेन्यू पे वो खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 2007 से भारत में मुद्रीकृत घाटे को तकनीकी रूप से समाप्त क्यों माना जाता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये मोनेटाइज डेफिसिट होता क्या है और इसको बेसिकली क्यों 2007 से खत्म किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आरबीआई जो है अब सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होते हैं उसके प्राथमिक निर्गम को नहीं खरीदता है। देखिए, ये क्या था, सरकार को जब पैसा लेना होता था वो सीधे अपना सिक्योरिटीज जो है आरबीआई को बेच देती थी और आरबीआई उसको सब्सक्राइब कर लेती थी। लेकिन इससे क्या हो रहा था, देश में सिर्फ पैसा की मात्रा बढ़ रही थी, इस पे किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं था। इसीलिए बाद में यह अपडेट किया गया, रिफॉर्म्स लाए गए कि ये आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तुरंत वो नहीं खरीद सकती है। वो सिर्फ इसको अगर खरीद सकती है तो सेकेंडरी मार्केट में यानी कि ओएमओ के माध्यम से, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री होती है। तो ये एक तरीके का क्वांटिटेटिव टूल है आरबीआई का। ये मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम लोग देखेंगे, ये क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए एक टूल है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संसद के संदर्भ में बजट प्रक्रिया के दौरान गिलोटीन क्या दर्शाता है? संसद में जब बजट प्रस्तुत किया जाता है उस दौरान एक वर्ड, एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, गिलोटीन। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है गिलोटीन का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुदान की सभी बकाया मांगों को बिना किसी चर्चा के सीधे मतदान के लिए रखना। तो गिलोटीन बजट पारित करने में तेजी लाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है। जब चर्चा का समय समाप्त हो जाता है तो अध्यक्ष यानी कि जो भी हाउस में प्रेजेंट किया जाता है, तो बेसिकली संसद में प्रस्तुत हो रहा है तो ये लोकसभा में ही होगा, तो अध्यक्ष से सभी मांगों को तुरंत मतदान के लिए रख देते हैं। उसी टर्मिनोलॉजी को, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गिलोटीन। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट, बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का टारगेट बैच अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि देखिए तैयारी करने के लिए अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है और आपको लगता है कि इसके कंसेप्ट्स आपको पढ़ना चाहिए, तो यहाँ से आपको पूरी कंसेप्ट की जानकारी मिल जाएगी। जो भी अभी तक पिछले सेशन हो गए उन सभी के रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और सारे पीडीएफ और नोट्स अवेलेबल हैं, और साथ ही लाइव क्लासेस डेली 8 बजे आप लोग अटेंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत के लिए एक नए वित्तीय वर्ष की वांछनीयता और उसकी व्यवहार्यता की जांच करने के लिए 2016 में कौन सी उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी? क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाता हूं। 2016 में एक कमेटी स्टैब्लिश की गई थी, किस लिए? तो नया फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर करने के लिए। तो ये नया फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब, अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? अप्रैल टू मार्च चलता है, वो फाइनेंशियल ईयर बेसिकली काउंट होता है। लेकिन 2016 में ये प्रस्तुत किया गया था कि एक नया टर्म इस्तेमाल किया जाए, एक नया फाइनेंशियल ईयर को डिक्लेयर किया जाए।
तो कौन सी समिति थी वो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंकराचार्य कमेटी। तो ये कमेटी जो है ये फॉर्मर सीईए यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं शंकराचार्य जी। उन्होंने एग्जामिन किया था कि ये जो फिस्कल ईयर है अप्रैल टू मार्च, इसको हम लोग शिफ्ट कर दें किस कैलेंडर ईयर से, तो जनवरी टू दिसंबर में। हालांकि ये हो नहीं पाया, अभी भी हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल टू मार्च में ही काउंट होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। FRBM एक्ट 2003 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 विवरणों में से एक नहीं है जिन्हें सरकार को सालाना संसद के सामने रखना चाहिए? तो इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो FRBM एक्ट के तहत पार्लियामेंट के सामने आपको रखना मैंडेटरी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनुअल स्टेटस पेपर ऑन पब्लिक डेट। बाकी की जो ये 3 है यानी कि FPSS फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, MTFPS यानी मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट को FRBM एक्ट के तहत संसद के सामने हर साल प्रस्तुत करना होता है। लेकिन ये एनुअल स्टेटस पेपर ऑन पब्लिक डेट, देखिए ये बनता तो है, प्रस्तुत भी किया जाता है, पब्लिश भी किया जाता है, लेकिन ये FRBM एक्ट के तहत कोई एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है। बस अगर बोला जाए FRBM एक्ट के तहत ये 3 ही स्टेटमेंट को रखना एकदम कंपलसरी होता है, बाकी चौथा वो इसके तहत रखना जरूरी नहीं होता। क्वेश्चन बेसिकली वही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जीरो बेस्ड बजटिंग ये ट्रेडिशनल बजटिंग से अलग किस मामले में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्या करता है, प्रत्येक कार्यक्रम का हर साल नए सिरे से पूर्ण मूल्यांकन और औचित्य सिद्ध किया जाना चाहिए, मतलब कि इसको री इवैल्यूएट और री जस्टिफाई हर साल इसको किया जाता। ये जीरो बेस्ड बजटिंग पिछले वर्षों को आधार के रूप में उपयोग नहीं करता। जैसे हम लोग ट्रेडिशनल जो बजट होता है, हम लोग लास्ट ईयर को क्या मानते हैं, बेस ईयर के रूप में, या फिर एक बेस ईयर हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि पिछले साल ऐसा हुआ था, या फिर 2022-23 को हम लोग बेस ईयर डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन ये जीरो बेस्ड बजटिंग में कोई भी पिछला इसको नहीं माना जाता, पिछला जो भी चीज है उसको जीरो कर दिया जाता है, मतलब ये जीरो से स्टार्ट किया जाता है। और ये प्रत्येक गतिविधि का एक काल्पनिक शून्य आधार से पूर्ण मूल्यांकन करता है, मतलब कि कोई भी गतिविधि है वो स्टार्ट ही करता है जीरो से। ऐसा नहीं मानता है कि भैया पिछले साल से इतना तक हो गया था, अब हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये फिर से स्क्रैच से उस चीज को स्टार्ट करता है और देखता है कि इसमें कितनी तरक्की हुई। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और इसके जारी रहने के लिए लागत लाभ विश्लेषण का उपयोग करता है, यानी कि आउटकम आउटले ये एनालिसिस करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाई इज इंटरनल बोरिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफन क्रिटिसाइज्ड डिस्पाइट बीइंग इजियर देन एक्सटर्नल बोरोइंग? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये बेसिकली ये बोल रहा है जब गवर्नमेंट को बोरोइंग करने की बात आती है तो वो 2 तरीके से बोरो कर सकते हैं सोर्सेज, एक इंटरनल सोर्सेज यानी कि देश के भीतर से और दूसरा एक्सटर्नल। तो यहाँ क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि सरकार इंटरनली यानी कि देश के भीतर से वो उधार ले सकती है और वो आसान भी है, लेकिन फिर भी वो देश के अंदर से ना उधार लेके ये दूसरे बाहर से ये उधार लेती है, यानी कि दूसरे देश से या फिर वर्ल्ड बैंक IMF से। तो उसको क्यों क्रिटिसाइज किया जाता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए अगर देश के अंदर से उधार लिया जाता है तो ये क्या इफेक्ट डालता है, ये निजी निवेश यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर क्राउडिंग आउट प्रभाव डालता है। सरकार द्वारा अत्यधिक आंतरिक उधारी घरेलू बचत का एक बड़ा हिस्सा ले लेती है। जो डोमेस्टिक सेविंग्स होता है वो सारा पैसा, मोस्टली पैसा सरकार ही ले लेगी। मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा, सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उसके कारण क्या है, फिर RBI को टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना होगा और वो हाईयर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। उसके कारण ब्याज दरें बढ़ जाती है और निजी क्षेत्र के लिए उधार लेना और निवेश करना कठिन या फिर महंगा हो जाता है। इसी परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं क्राउडिंग आउट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद यह अनिवार्य करता है कि राज्य सरकारें केवल देश के भीतर से ही उधार ले सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 293। ये स्पष्ट करता है आर्टिकल 293 कि स्टेट जो है केवल भारत के क्षेत्र के भीतर से ही उधार ले सकते हैं। बाहर से उधार लेना है, मतलब वर्ल्ड बैंक से उधार लेना है तो वो ले सकते हैं, लेकिन सेंट्रल की परमिशन के बगैर नहीं। सेंट्रल का परमिशन उनको लेना है, केंद्र की संप्रभु गारंटी और निगरानी की आवश्यकता होती है किसी स्टेट को अगर वो देश के बाहर से उधार लेना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट की अवधारणा भारत में किस वित्त वर्ष से उपयोग किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1997-98। ये एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो 97-98 से इंडिया में यूज किया जा रहा है और ये बेसिकली रेवेन्यू बजट में जो गैप होता है उसको दर्शाने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट का टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल राजस्व खर्च में से टोटल हम लोग राजस्व प्राप्तियां को माइनस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, घाटे के प्रबंधन के लिए मुद्रा छापना अंतिम उपाय क्यों माना जाता है? डेफिसिट को मैनेज करने के लिए सरकार क्यों नहीं प्रिंट करती, उसको हमेशा अंतिम उपाय क्यों मानती है? जबकि सरकार के अंडर ही आरबीआई है, आरबीआई पे पूरा सरकार का ही स्वामित्व है, लेकिन फिर भी वह करेंसी क्यों नहीं छापती, वो क्यों उधार लेती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्या करता है? ये मुद्रा छापने से क्या नहीं हो सकता है? इसका उपयोग विदेशी मुद्रा व्यय के लिए नहीं किया जा सकता और ये उच्च मुद्रास्फीति का कारण भी बनता है। इसीलिए इसको अंतिम उपाय माना जाता है कि कुछ नहीं अगर होगा तब हम लोग लास्ट में करेंसी को प्रिंट करेंगे। देश में बहुत ऐसी परिस्थिति आई है, जैसे 1990 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था। उस समय भी हमारे देश ने करेंसी नहीं छापा था। कोविड के टाइम भी कुछ ऐसी ही स्थिति आई थी, उस समय भी करेंसी प्रिंट नहीं किया गया था। अगर करेंसी प्रिंट कर देते तो वो देश में और भी बुरा स्थिति ले आता। दूसरा चीज, ये मुद्रास्फीति तो बढ़ाता ही है, इन्फ्लेशन तो बढ़ाता ही है। बेसिकली करेंसी प्रिंट करने का मतलब क्या है कि आप करेंसी प्रिंट करके लोगों को आप दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये डिमांड एंड सप्लाई का जो मैकेनिज्म है वह खत्म हो जाएगा और सभी लोगों के पास अगर पैसा आ जाएगा तो फिर काम कौन करेगा, प्रोडक्शन कौन करेगा, तो चीजें और महंगी होते जाएंगी। तो ये बहुत ही निगेटिव इफेक्ट डालेगा करेंसी प्रिंट करना। आप वेनेजुएला जैसे देश में देख सकते हैं क्या स्थिति है वहां पे एक एक ब्रेड को खरीदने के लिए एक एक बैग नोट लेके जाना पड़ता है। वहाँ की करेंसी, वहाँ इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन, बल्कि इन्फ्लेशन नहीं, वहाँ हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थिति है, ट्रिपल डिजिट में वहाँ इन्फ्लेशन है। हमारा तो रेंज ही रखा गया 2 to 6%। 6% आता है तो हमें लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई है। दूसरा, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ये विदेशी मुद्रा व्यय जो है, जो ऐसे एक्सपेंसेस हैं हमारे जिसको हम फॉरेन करेंसी में ही पे कर सकते हैं, तो क्या ये करेंसी प्रिंट करने, करेंसी जब भी हम लोग प्रिंट करेंगे तो अपना ही डिनोमिनेशन को प्रिंट करेंगे, तो क्या हम लोग ये फॉरेन पेमेंट्स जो है वो हम लोग कर पाएंगे? सपोज करिए अमेरिका से हम लोग कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उनको पेमेंट हमें डॉलर में करना होता है, तो हम लोग अपना करेंसी प्रिंट करके उनको पे कर पाएंगे? ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए करेंसी को प्रिंट करना हमेशा अंतिम उपाय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द वेज एंड मीन एडवांसेस यानी कि WMA, ये स्कीम 1997 में किस सिस्टम को रिप्लेस की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडहॉक ट्रेजरी बिल। देखिए WMA ये 1997 में स्टार्ट किया गया था। ये बेसिकली ये ऑटोमेटिक और अनलिमिटेड बोरोइंग जो सरकार करती थी एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करके, तो उसको ये बदलने के लिए कि ये आरबीआई ने बोला कि नहीं, सरकार अब उधारी ले सकती है, तो सिर्फ वेज एंड मीन एडवांसेस के माध्यम से ही ये एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करके, कि मतलब कि वो तदर्थ ट्रेजरी बिल एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड ही होता है। ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, लॉन्ग टर्म होता है आपका GSEC बॉन्ड्स जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। तो वो बात बात पे सरकार जारी कर देती थी और उधार ले लेती थी, लेकिन आरबीआई ने ये बोला कि नहीं, अब सरकार वैसे आप उधार नहीं ले सकते हैं, अब आपको वेज एंड मीन एडवांसेस के जरिए ही आप पैसा उधार ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द टर्म फिस्कल कंसोलिडेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट प्राइमरीली मीन्स। यहाँ सवाल बेसिकली फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में उसका डेफिनेशन पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी राजकोषीय और राजस्व घाटे को टिकाऊ स्तर तक कम करना। देखिए घाटा बेसिकली क्या होता है, सरकार जैसे उसको खर्च करनी है, वो सपोज करिए कि वो 100 रुपया खर्च करना चाहती है, तो ये उसका खर्च हुआ कि ये देश में वेलफेयर करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए वो 100 रुपया खर्च कर रही है, तो उनके पास 100 रुपया प्राप्त भी तो होना चाहिए। कितना उनको प्राप्त हो रहा है? अब सपोज करिए उनके पास 60 ही रुपया आ रहा है, तो बाकी 40 रुपया वो कहाँ से लाएंगे? तो उसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। वो या तो देश के बाहर से उधार लेंगे या देश के अंदर से उधार लेंगे। तो यहाँ देखिए बेसिकली क्या हो, इस क्वेश्चन फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या हो गया कि आप अपनी इनकम को देखते हुए खर्च करिए। आप बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए, पता चले कि आपका इनकम है 60 रुपए और आप खर्च कर रहे हैं 200 रुपए, तो यहाँ पे आपको 140 रुपए आपको उधार लेना होगा। तो यहाँ कौन सी स्थिति हो रही है? देखिए यहाँ पे सिर्फ आप 40 रुपए उधार ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको 140 रुपया उधार लेना पड़ रहा है। क्यों? उससे देखिए ग्रोथ तो होगा ही, लेकिन अल्टीमेटली हमारे आगे आने वाली जनरेशन पे उस जो लोन है उसका बर्डन पड़ेगा, क्योंकि आप लोन ले रहे हैं, आपको वापस करना ही है, एक लंबे समय तक वो लोन चलते रहेगा। जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने ऐसा किया है कि अपनी जो फैसिलिटीज है उसको फ्री कर रखा है,
दिल्ली की ही हम लोग बात करें, वहाँ उन्होंने बोला कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दिल्ली के लोकल्स के लिए, दिल्ली के जो रेसिडेंट हैं उनके लिए हम फ्री कर रहे हैं। वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उनके घर में प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर भी तो उनके पैसे लग ही रहे हैं प्रोड्यूस करने के, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो आप उधार लेके ही दे रहे हैं उस चीज़ को, अल्टीमेटली वो आगे आने वाली जनरेशन पे ही बर्डन पड़ना। तो ठीक उसी तरीके से ये फिस्कल कंसोलिडेशन, ये कंसेप्ट बेसिकली ये प्राप्त करती है कि ये हम लोग जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है और जो ये फिस्कल डेफिसिट हो रहा है उसको हम लोग कम करें। ग्रोथ तो हमें करना है लेकिन वो सस्टेनेबल तरीके से, ऐसा भी नहीं कि हद से ज्यादा हम लोग उधार ले लें। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, असर्शन और रीजन। असर्शन में बोला जा रहा है जीरो बेस्ड बजटिंग इज ऑफन क्रिटिसाइज बाय द ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही जो आईएएस जो होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशंस हो गए, उनके द्वारा ये जीरो बेस्ड बजटिंग को हमेशा आलोचना की जाती है। इसका रीजन क्या दिया गया है? यह उनके निर्णयों और प्रदर्शनों का अत्याधुनिक वास्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन करता है जिसका पालन करना उन्हें कठिन लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है। देखिए नौकरशाही जो है यानी ब्यूरोक्रेट्स अक्सर इंक्रीमेंटल बजटिंग पसंद करते हैं। इंक्रीमेंटल मतलब कि पिछले साल अगर हमने 10 रुपया किया है तो भैया 10 रुपया में से इस साल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 11 रुपया खर्च करेंगे अगले साल में। इसको हम लोग इंक्रीमेंटल नॉर्मल बजटिंग बोलते हैं। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, पिछले साल जो किया है वो छोड़ दीजिए, इस साल जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, और जीरो से हमें देखना है, वो पूरा एनालिसिस करके हमें बताना है कि वो पैसा जहां खर्च हो रहा है उससे कितना प्राप्त होगा। अगर नहीं प्राप्त होता है तो जो भी ब्यूरोक्रेट हैं वो पॉलिसी बना रहे हैं उन पे क्वेश्चन उठ जाता है। इसीलिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इसकी आलोचना करते हैं और उससे विरोध पैदा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग है। तो लिस्ट 1 में दिया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राउडिंग आउट, जैसे फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट, रिसोर्स क्राउडिंग आउट, एक्सेप्शन टू क्राउडिंग आउट और एग्जाम्पल। और लिस्ट 2 में दिया गया है इन सब का डेफिनेशन। तो हमें इस कोड का इस्तेमाल करके बताना है कौन सा सही आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट हम लोग किसको बोलते हैं, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है तो उस समय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, उसको हम लोग फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट का सीधा सीधी मतलब हो गया भीड़ का हिस्सा वो दूर हो जाता है। तो जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है यानी लोन्स महंगे हो जाते हैं तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर क्यों लोन लेगा, उस समय इन्वेस्टमेंट को वो कम कर देगा। तो ये पहली फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट वाली स्थिति होती है। दूसरा है आपका रिसोर्स क्राउडिंग आउट। तो ये होता है जब सरकार रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है और प्राइवेट सेक्टर के लिए वह रिसोर्स कम बचता है या फिर नहीं के बराबर बचता है, तो प्राइवेट सेक्टर उस सेक्टर से हट जाते हैं कि भैया हम इसमें अब हाथ नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे लिए कुछ है ही नहीं, सरकार ने ही सब कुछ यूज कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अभी टेलीकॉम सेक्टर की हम लोग बात करें तो अगर गवर्नमेंट बीएसएनएल को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी और सारा वो फीचर्स देना शुरू कर देगी, बीएसएनएल का जो 5G पैक है वो 100 रुपये में ही देना शुरू कर देगी, अनलिमिटेड 5G और अनलिमिटेड कॉलिंग, तो आपको क्या लगता है जियो और एयरटेल उस लेवल पे आएंगे? तो वो फिर इस सेक्टर से हट जाएंगे, एक समय के बाद हट जाएंगे कि भैया सरकार जो है वही इस रिसोर्सेज हम लोगों के लिए उन्होंने छोड़ा नहीं है, तो अब हम लोग दूसरे जगह चले जाते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रिसोर्स क्राउडिंग आउट। तीसरा है एक्सेप्शन टू क्राउडिंग आउट। तो ये देखिए एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे जो रिसोर्सेज हैं यानी संसाधन है वो खाली होते हैं। जब रिसेशन होता है उस समय क्या है, डिमांड तो कम है तो रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, सरकार भी उसको नहीं बना रही है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी उसको नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जैसे लार्ज गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, इसके जरिए बैंक जो है वो सरकार को ज्यादा लोन देती है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड वो गिरवी रखा जाता है बैंक्स में और तभी बैंक उनको लोन देती है। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मैच द फॉलोइंग है। तो लिस्ट 1 में दिया गया है अलग अलग प्रकार के बजटिंग, जैसे आउटकम बजटिंग, जेंडर बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग और मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, और दूसरा तरफ उसका डेफिनेशन दिया गया है। तो हमें इन कोड का इस्तेमाल करके आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी आउटकम बजटिंग क्या होता है, परिणाम आधारित बजटिंग। तो ये क्या करता है, ये खर्च से परिणामों पर जोर देता है, आउटकम पे ज्यादा ये जोर देता है। ये नहीं देखता कि हमें सिर्फ खर्च कितना करना है, खर्च करने के बाद हमें प्राप्त कितना होगा, रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, वो ये देखते हैं, आउटकम बजटिंग होता है। दूसरा है आपका जेंडर बजटिंग। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, इसका आंसर होगा बी, ये महिलाओं केंद्रित योजनाओं पर ध्यान देता है। तो जैसे कुछ महिला सशक्तिकरण के लिए योजना निकलती है उसको हम लोग जेंडर बजटिंग बोलते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है,
तो ये बेसिकली फाइनेंशियल एलोकेशन को, ये वित्तीय आवंटन को प्रदर्शन सूचकों से जोड़ता है। ये देखता है कि अगर उस सेक्टर में हम लोग ये फाइनेंशियल एलोकेशन कर रहे हैं तो हम उनका रेटिंग देखते हैं। सबसे पहले एक स्केल होता है, देखिए अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, वो दिखाते हैं परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सपोज करिए कि कोई एक सेक्टर है, वो रेटिंग उनका 8 मिला हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग भी कहीं अगर फीडबैक हमसे पूछा जाता है तो बोला जाता है कि आप 5 से 10 के बीच में रैंक करिए। 10 है सब बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, और 5 है अच्छा, और उससे नीचे खराब होता है। तो कोई एक सेक्टर हो गया जिसका रेटिंग अच्छा है तो भैया उसी में फाइनेंशियल एलोकेशन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग। और ये मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क क्या होता है? 3 ईयर रोलिंग टारगेट, यानी 3 वर्षीय रोलिंग लक्ष्य। रोलिंग का मतलब होता है बैक टू बैक, 1 साल का हुआ फिर ऑटोमेटिकली दूसरा साल का, फिर तीसरा साल का, लगातार तीसरे साल का नहीं होता। रोलिंग का मतलब हो गया बैक टू बैक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अधिक डेब्ट टू जीडीपी जो अनुपात होता है, यानी कि अधिक डेब्ट टू जीडीपी रेशियो सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये अधिक ऋण बोझ और कमजोर राजकोषीय सततता को दर्शाता है। देखिए अगर बहुत ज्यादा हम लोग उधार ले रहे हैं तो ये बेसिकली ये वीकर फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को दर्शाता है। मतलब कि ये बर्डन अल्टीमेटली क्या पड़ेगा हमारे आगे आने वाली जनरेशन। अभी हम लोग उधार लेके फ्री में सब कुछ दे दें, मोस्टली चीज हम लोग फ्री में दे दें, बिजली पानी ये सब चीज दे दें, टैक्स को भी हम लोग कम कर दें, सिर्फ भैया वोट बैंक बटोरने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उसका बर्डन किस पे पड़ेगा? हमारे आगे आने वाली जनरेशन पे, क्योंकि सरकार अपने पॉकेट से तो देगी नहीं पैसा, वो आप ही से पैसा लेगी। तो ये डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब ये होता है कि जीडीपी प्राप्त करने के लिए आप उधार कितना ले रहे हैं उसका रेशियो होता है, उसका अनुपात होता है। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे ऊपर उधार का बर्डन बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मुद्रा जोखिम हमेशा निवेशक वहन करता है, जारी करता नहीं, और ये रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में मदद करते हैं, और आईएफसी ने 2014 में पहला मसाला बॉन्ड जारी किया था। तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। मुद्रा जोखिम निवेशक पर होता है और ये मसाला बॉन्ड रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में मदद करता है। देखिए ये एक तरीके का बॉन्ड होता है जो इंटरनेशनल मार्केट में इसको जारी कर सकते हैं, लेकिन ये इंडियन रुपी में ही डिनोमिनेटेड होता है। आपको जब भी परचेस करना है, कोई फॉरेनर अगर इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मसाला बॉन्ड के जरिए अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ वो इंडियन करेंसी में ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, अपने करेंसी में नहीं। यही इसकी विशेषता होती है। इसको यूनिक बनाने के लिए एक नाम इसके साथ जोड़ दिया गया है, मसाला बॉन्ड। ये रुपये को अंतर्राष्ट्रीयकरण में मदद करता है। जैसे अभी क्या है, आप दूसरे देश में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके करेंसी में आप इन्वेस्ट ना करके आप डॉलर में करते हैं, तो डॉलर एक इंटरनेशनलाइज्ड करेंसी है, लेकिन रुपी अभी तक इंटरनेशनल नहीं हुआ है। धीरे धीरे हम लोग उस कदम पे हैं, लेकिन नहीं हुआ। और आईएफसी 2014 में पहला मसाला बॉन्ड जारी किया था। अगला क्वेश्चन है एनआरआई बॉन्ड से रिलेटेड। तो एनआरआई बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भुगतान संतुलन को स्थिर करने में मदद करता है, यह विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है, और इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड और रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड इसके उदाहरण है। तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट सही है। ये एनआरआई बॉन्ड क्या होता है? अब मसाला बॉन्ड तो हमने देख लिया, एक ऐसा बॉन्ड जो इंडियन रुपीज इंडियन डिनोमिनेशन में जारी किया जाता है, लेकिन एनआरआई बॉन्ड ऐसा नहीं है। एनआरआई बॉन्ड होता है बेसिकली नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं, वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इनके जरिए कर सकते हैं। एनआरआई बॉन्ड वो अपने ही करेंसी में करते हैं, सपोज यूएसए में है या यूरोप में है, उसी करेंसी में वो जारी करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? अगर सपोज करिए हमारा इंपोर्ट नहीं हो रहा है, हम लोग बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, हम लोग बाहर वस्तुएं नहीं भेज पा रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी हमारे पास आ नहीं रहा, लेकिन इस माध्यम से एनआरआई बॉन्ड के माध्यम से एनआरआई जो है वह इंडिया का सिक्योरिटीज खरीद रही हैं। तो वो किस फॉर्म में खरीद रही हैं? तो अपने करेंसी में। तो हमारे पास डॉलर तो आ रहा है ना, फॉरेन रिजर्व तो आ रहा है, तो ये भुगतान संतुलन को भी स्थिर करता है, फॉरेन एक्सचेंज जो है यानी फॉरेक्स रिजर्व उसको भी बढ़ाता है, और ये इसका एग्जाम्पल है इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड और रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन है फिस्कल ड्रैग एक ऐसी परिस्थिति है जब, तो फिस्कल ड्रैग का यहाँ डेफिनेशन पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आर्थिक विकास करदाताओं को उच्च कर स्लैब में ले जाता है और विकास स्वतः धीमे हो जाता है। देखिए ड्रैग का मतलब ये होता है खींचना। तो चलिए अभी हम लोग फिस्कल ड्रैग और फिस्कल क्लिफ देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन देखेंगे अच्छे तरीके से। ये अगला क्वेश्चन है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। फिस्कल क्लिफ का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये करों में अचानक वृद्धि और व्यय में अचानक कटौती जिससे मंदी आती है।
तो ये बेसिकली क्या परिस्थिति होता है फिस्कल ड्रैग और फिस्कल क्लिफ, उसको हम लोग एक इमेज के जरिए समझते हैं। देखिए फिस्कल ड्रैग, जब आप अर्निंग आपका बढ़ रहा है उसके कारण आप हायर टैक्स स्लैब में एंटर करते हैं, जिसके कारण आपका डिस्पोजेबल इनकम कम होता है, उसको हम लोग फिस्कल ड्रैग बोलते हैं। ड्रैग मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपको खींचना, किसी भी चीज को आप पकड़ के खींचते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ड्रैग कर रहे हैं आप लोग, ऑटोमेटिकली हायर टैक्स स्लैब में एंटर कर जाते हैं जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए पहले साल में किसी व्यक्ति की सैलरी $50,000 है और उनको टैक्स देना पड़ रहा है $10,000, तो उनके हाथ में कितना पैसा बच रहा है? 40,000। अब 40,000 वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो खर्च करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगले साल आपका सैलरी हाइक हुआ और आपका सैलरी 52,000 हो गया। जब 52,000 हुआ तो आप हायर टैक्स स्लैब में एंटर कर गए। अब पहले आप 10,000 देते थे टैक्स, अब आप 11,000 दे रहे हैं। तब आपके पास पैसे ले जाने के लिए कितने बचे हैं? तो 41,000 रुपये। ये क्या हुआ? जैसे जैसे आपका इनकम हुआ आप हायर टैक्स स्लैब में एंटर करते गए। जैसे टैक्सेशन में आपने पढ़ा होगा, इंडिया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम को अपना रखी है। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप हायर टैक्स स्लैब में एंटर करते हैं। तभी तो हम लोग इनकम टैक्स स्लैब देखते हैं 5%, 10%, 15%, तो उसका एक रेंज दिया हुआ है। 0 से 4 लाख तक आप एग्जेम्प्टेड हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर 4 लाख 1 से 8 लाख तक आपको अपने इनकम का 5% देना होगा। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये फिस्कल ड्रैग जैसी स्थिति को दर्शा रहा है और ये इकोनॉमी को खुद ब खुद स्टेबलाइज कर देता है। दूसरा परिस्थिति होता है फिस्कल क्लिफ। ये जब टैक्स ब्रेक होता है या फिर बेनिफिट सडनली खत्म होता है तो आपका जो टेक होम सैलरी है वो ड्रॉप हो जाता है। अभी इस स्थिति को हम लोग समझते हैं। देखिए पहले एक इंसान की सैलरी 70,000 है, उनको कितना टैक्स देना पड़ रहा है? बेनिफिट के साथ सरकार ने सपोज करिए कोई सब्सिडी दिया है तो उनको इस 70,000 की सैलरी पे 10,000 रुपया वो टैक्स देते हैं बेनिफिट के साथ। वो पैसा उनके हाथ में कितना बच रहा है? अल्टीमेटली टेक होम सैलरी जिसको बोलते हैं 60,000। तो 60,000 वो आप कंजम्पशन पे ही खर्च करेंगे, उनके पास पैसा हो गया, डिमांड भी वो ज़्यादा करेंगे। लेकिन सरकार ने ये देखा कि मार्केट हीटअप हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो रहा है, डिमांड बढ़ते जा रहा है, महंगाई भी बढ़ते जाएगी। इकॉनमी तो ग्रो कर रही है लेकिन महंगाई भी बढ़ते जा रही है, उसको भी हमें कंट्रोल करना। तो उस समय सरकार क्या करेगी? अपने फिस्कल पॉलिसी के तहत अपना इन्वेस्टमेंट को कम कर देगी। तो जो यहाँ टैक्स में वो बेनिफिट दे रही थी उस बेनिफिट को वो खत्म कर देगी। अब देखिए सैलरी वही 70,000 ही है लेकिन अब टैक्स कितना देना पड़ रहा है? तो सरकार ने अपना खर्च खींच लिया, वापस बंद कर दिया, तो अब टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 20,000 रुपया। तो आपके हाथ में पहले बच रहा था 60,000, अब बच रहा है 50,000। तो आपका डिमांड जो है, कंजम्पशन, वो कम हो जाएगा और इकोनॉमी जो है पहले यहाँ थी अब वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगी। नहीं तो ये धीरे धीरे जब ऊपर बढ़ते जाएगी तो पता चलेगा कि देश में बहुत महंगाई का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये सरकार, ये सब ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें ये चीज़ करती है इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। मुझे लगता है आपको फिस्कल सिस्टम से आप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।